दिखाई दे रही है? चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए, रोबोक्स भाई गुड मॉर्निंग। रोशन कुमार तांती, रोबोक्स भाई, ऋषुराज गुड मॉर्निंग। रितेश साहू, रोशन कुमार तांती, ऋषुराज, खुश रहिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का जैसे ब्रह्मास्त्र बैच चालू है क्लास 12 का। चलिए, तो आप लोग का क्लास शुरू है, सब ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक। और लोग जुड़ने दीजिए। क्लास में जितना भी पढ़ाया जाता है उसको एक बार बढ़िया से देख लिया कीजिए, और कहीं कोई दिक्कत रहे, डाउट रहे तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए, मिठू कुमार गुड मॉर्निंग। नीतीश कुमार, ठीक है ठीक है। अरविंद कुमार, नीतीश कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाए कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि किरचॉफ का नियम लिखें और उसके सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है ना, व्हीटस्टोन सेतु आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? 4 प्रतिरोध का। पहले जान लीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या। तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोध का एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक भुजा में, एक चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा में व्हीटस्टोन सेतु क्या है कि 4 प्रतिरोध का एक व्यवस्था है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोध का एक व्यवस्था है जिसमें चारों प्रतिरोध एक चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा में एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो चतुर्भुज हो गया, मान लीजिए कि ए बी सी डी कुल चतुर्भुज है, ए बी सी डी। एक चतुर्भुज का चारों भुजा में एक प्रतिरोध जोड़ दिए। प्रतिरोध को मान लीजिए कि पी क्यू आर एस। ठीक है, चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा में 2 विकर्ण होगा। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, तो एक विकर्ण में हम लोग क्या जोड़ेंगे? धारामापी। एक विकर्ण में हम लोग धारामापी जोड़ेंगे और दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं? एक सेल को जोड़ते हैं। दूसरे विकर्ण में एक सेल को जोड़ते हैं। ठीक है, एक विकर्ण में हम लोग धारामापी को जोड़ दिए हैं, गैल्वेनोमीटर को, और दूसरे विकर्ण में हम लोग एक सेल को जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए ये है, ये आपका है चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का 4 को भुजा हो गया, 1 2 3 4, प्रत्येक में एक प्रतिरोध जुटा हुआ रहता है। चारों प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि किसी 2 संलग्न भुजा के प्रतिरोध का अनुपात, ये 2 भुजा के प्रतिरोध का अनुपात अगले 2 संलग्न भुजा के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यानी कि P/Q बराबर क्या होना चाहिए? R/S, या P/R करते हैं तो Q/S। ये कंडीशन दिया हुआ है व्हीटस्टोन सेतु में। व्हीटस्टोन सेतु में ये कंडीशन है
कि 4 को जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, 4 को प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ रहता है चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा में, कि किसी दो, तो इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि किसी दो संलग्न भुजा के प्रतिरोध का अनुपात अगले दो को भुजा के प्रतिरोध का अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी P/Q बराबर R/S या P/R बराबर Q/S, ठीक है। इस तरह से व्यवस्था किया जाता है। इस स्थिति को अगर इस तरह से जुटा हुआ रहता है तो इस स्थिति को कहते हैं हम लोग संतुलन की स्थिति। क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति या शून्य विक्षेप की स्थिति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति के लिए शर्त प्राप्त करें, तो यही प्राप्त करना है कि किसी दो संलग्न भुजा के प्रतिरोध का अनुपात अगले दो को संलग्न भुजा के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यानी P/Q बराबर R/S या P/R बराबर Q/S। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन के लिए शर्त लिखें, यही शर्त है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, 4 प्रतिरोध का एक व्यवस्था है। पूछ दिया जाए कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोध का एक व्यवस्था है जिसमें क्या करते हैं, 3 गो प्रतिरोध का मान आप लोग को पता होता है, ठीक है, जिसमें 3 प्रतिरोध का मान आपको पता होता है और चौथे प्रतिरोध का मान आपको पता करना होता है, ठीक है। चौथे 3 गो P/Q/R/S में 3 गो का मान आपको दिया हुआ रहेगा, 3 गो का मान आपको दिया हुआ रहेगा P/Q/R/S में, और चौथा का मान आपको पता करना रहेगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो 2 गो विकर्ण होगा, एक विकर्ण में धारा मापी, दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ दें। तो सेल से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। मान लेते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है I, ये I जा रहा है तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। यहां तक जाने के बाद जो है, यहां तक जाने के बाद जो है, यहां पर देखिए यहां तक सिंगल तार गया हुआ है, और यहाँ सिंगल तार जाने के कारण क्या होता है, कुछ करंट इधर चल जाएगा, कुछ करंट इधर चल जाएगा। मान लेते हैं इधर करंट I1 गया है, इधर करंट गया है I2। फिर ये करंट I1 यहाँ जाने के बाद देखिए 2 भाग में बढ़ जाएगा। कुछ करंट यहाँ से देखिए नीचे चलाएगा और कुछ करंट इधर चलाएगा, ठीक है। तो I1 का कुछ करंट इधर गया, G के तरफ, गैल्वेनोमीटर की तरफ मान लेते हैं करंट गया IG, ठीक है। तो बाकी जो I1 जो करंट जा रहा था उसमें कुछ करंट इधर गया, बाकी जो करंट बचेगा इधर जाएगा, I1 माइनस IG, ठीक है। I1 जो करंट फ्लो हो रहा था इस तार में, उसमें से जो करंट IG इधर गया, बाकी करंट इधर चल जाएगा, I1 माइनस IG। ये करंट IG इधर जा रहा था और ये I2 इधर करंट, दोनों मिलकर करंट इधर जा रहा है, I2 प्लस IG, और ये दोनों मिलकर करंट फिर I हो गया, ठीक है। हम लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में देखिएगा, क्योंकि मात्र 15 दिन हम लोग को समय है, अब तो 10 ही दिन मोटा मोटी बचा है। तो व्हीटस्टोन सेतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, 4 प्रतिरोध का व्यवस्था है, जिसमें क्या करते हैं कि 3 प्रतिरोध का मान आपको दिया हुआ रहेगा, चौथा का मान आपको पता करना रहेगा, ठीक है। करंट का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सपोज करंट I जा रहा है, मेन सेल जो है 2 गो विकर्ण होता है, एक विकर्ण में धारा मापी जोड़े हैं, दूसरा विकर्ण में हम लोग सेल जोड़े दिए हैं, बाहर से जोड़ दिए हैं। तो ये करंट I गया, यहाँ तक देखिए सिंगल तार जा रहा है, यहाँ जाने के बाद देखिए 2 भाग में करंट बट गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया। तो इधर करंट मान लेते हैं I1 गया और इधर करंट I2 गया है। तो I1 में से इधर करंट मान लेते हैं G के तरफ गया है IG, G के तरफ जो गैल्वेनोमीटर है, जो धारा मापी, इधर करंट ले लिए IG, तो बाकी जो करंट बचेगा इधर जाएगा, नहीं, बाकी जो करंट बचेगा इधर जाएगा, बाकी उसी तरह से ये टोटल ले लिए। अब हम लोग का व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए बंद परिपथ ABDA में, तो ई तार में देखिए कितना करंट I1, इस तार में करंट देखिए I1 है, इसका प्रतिरोध देखिए P है, तो I1P। इस तार में देखिए IG इंटू G, फिर इधर से उधर जाइएगा, तो जब उधर जाइएगा करंट आ रहा है नीचे, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस I2
आर, और सब मिला के कितना 0। किरचॉफ का नियम यही ना है, किरचॉफ का दूसरा नियम नहीं, पहला नियम तो संधि का नियम था, दूसरा नियम बंद पास का नियम। देखिए बंद पास कौन कौन लिए हैं, ए बी डी ए में। तो पहले इस भुजा में ले लिए हैं, तो इस भुजा में देखिए करंट आपका है I1 और प्रतिरोध क्या है P, I1 P। उसी तरह से इधर ले लिए हैं, करंट क्या है IG, G के तरफ जो करंट गया IG, और प्रतिरोध क्या है गैल्वेनोमीटर का माने है G, तो IG G। इधर तो चलो इधर ठीक है, अब इधर जाएंगे तो जा रहे हैं आप इधर, इधर तो चलो जिस दिशा में जा रहे थे उधर तक करंट जा रहा था, इसमें भी आप नीचे आ रहा था तो करंट भी नीचे आ रहा था, लेकिन इधर आप उधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन करंट देखिए किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, माइनस में ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, माइनस I2 आ रहा है। सब मिला के बंद परिपथ के लिए क्या होगा, 0 होगा, नहीं बंद परिपथ के लिए क्या होगा, 0 होगा। आपको पता है कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति, उसी को संतुलन की स्थिति कहते हैं। उसमें धारा मापी से होकर कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। संतुलन की स्थिति में हम लोग का संतुलन की स्थिति पूछेगा, संतुलन की स्थिति क्या है, तो संतुलन की स्थिति या शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है कि दो संलग्न भुजा के प्रतिरोध का अनुपात अगले दो को भुजा के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S, या यही दोनों करिएगा तो P/R बराबर Q/S। अगर ऐसा होता है तो धारा मापी से होकर कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि इसमें से करंट आपका नहीं जाएगा, यानी कि IG का वैल्यू कितना होगा, 0। धारा मापी से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं जो होगा, तो IG जहां जहां है, जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 होगा। IG का वैल्यू कितना हो गया, 0। जब IG का वैल्यू आप 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा I1P माइनस I2R बराबर कितना, 0, नहीं कितना होगा, 0। क्लियर है, अभी माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, I1P बराबर I2R। आप I2 या I2 बटे I1 करते हैं, I2 बटे I1 करते हैं तो P/R। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और फिर दूसरा में चल रहे हैं बंद परिपथ B C D B में। देखिएगा B C D B में, नहीं B C D B में देख रहे हैं, पहले इसमें आइएगा तो इसमें करंट कितना है, I1 माइनस IG, इसका प्रतिरोध कितना है, Q, तो I1 माइनस IG इंटू Q है, इस भुजा में हो गया I1 माइनस IG इंटू Q। फिर इधर से आप इधर आइएगा, जब आप इधर आइएगा लेकिन करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना, आपको आना है नीचे बट करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, आ रहे हैं नीचे, करंट आ रहा है ऊपर, तो ये भी माइनस में होगा, नहीं ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, I2 प्लस IG इंटू क्या, S, ठीक है। उसी तरह से ये इसका खेला खत्म हो गया, फिर ऊपर जाइएगा, आपको जाना है ऊपर, लेकिन करंट देखिए इसमें भी आ रहा है नीचे, इधर गए थे फिर इधर गए फिर इधर गए, ऊपर जा रहा है लेकिन करंट आ रहा है किधर, नीचे, तो ये भी माइनस में होगा, माइनस IG इंटू G, माइनस IG इंटू G, सब मिला के कितना, 0, सब मिला के 0। उसी तरह से अभी तुरंत बताए थे कि संतुलन की स्थिति में धारा मापी से होकर कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी IG का मान कितना, 0। जब IG का मान 0 तो जहां जहां IG है वहां वहां मान उसका क्या कीजिएगा, 0 रखिएगा, नहीं तो जहां जहां IG है वहां वहां 0 रख, देखिए यहाँ IG है तो 0 रखेंगे, ये बचेगा I1Q, यहाँ बचेगा I2S, बाकी यहाँ भी IG 0 हो गया, यहाँ IG 0 हो गया, यहाँ IG 0 हो गया, सब मिला के 0, I1Q बराबर I2S, नहीं यानी कि I2 बटे I1, I2 बटे I1 बराबर Q बटे S, ये आपका समीकरण 2 हो गया।
अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से लेना है। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, बायां साइड देखिए बराबर है, I2 बटे I1 देखिए समीकरण 1 में भी है और I2 बटे I1 समीकरण 2 में भी है। जब बायां साइड बराबर होगा तो दाहिना साइड आपका क्या होगा, बराबर होगा, यानी P बटे R बराबर Q बटे S, P बटे R बराबर Q बटे S, यही आपको लाना था। आप देख लीजिए P बटे R बराबर Q बटे S, इसका भुजा का प्रतिरोध P था, इसका Q था, इसका R था, इसका S था, इसका देखिएगा P बटे Q बराबर R बटे S भी हो जाएगा इसी से। अगर Q को इधर कर दीजिएगा, ऊपर कर दीजिएगा, कितना होगा। यही आपका है संतुलन की स्थिति के लिए व्यंजक, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो हाँ ठीक है, रोशन कुमार तांती, हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वही है व्हीटस्टोन सेतु आपका, यही है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है कि 4 प्रतिरोध का एक व्यवस्था है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे, है ना, वो ज्ञात प्रतिरोध को, हाँ सारा लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वर्क्स भाई रिफ्रैक्टेड टू क्या है, हाँ चलो बोर्ड पे देखो, आप लोग कमेंट बाद में लिखना। हाँ लॉजिक गेट बता दीजिए, ठीक है, लॉजिक गेट मिट्टू कुमार बता देंगे अभी तुरंत। 2-3 और क्वेश्चन है लॉजिक गेट अभी तुरंत बताएंगे। पहले 2-3 वो लॉन्ग क्वेश्चन देखने दीजिए, सभी लोग को देखने दीजिए। लॉजिक गेट तो मेन क्लास में 2-2 बार बताया गया है। चले ठीक है, फिर से हम बता देंगे। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु हो गया है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाँ तो कह रहे थे कि व्हीटस्टोन सेतु, अब हमको बोलने दीजिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है। हाँ ठीक है बाबू, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत भी होगा, पहले इसको देखिएगा। तो मेरा ये कहना है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है कि 4 प्रतिरोध का एक व्यवस्था है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। नहीं, इसमें 3 गो का ज्ञात प्रतिरोध रहेगा, जिसमें अच्छा चारों प्रतिरोध को आप लोग कमेंट लिखते रहिएगा तो हम पढ़ाएंगे कब। रोशन कुमार तांती आपका क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये जो है किरचॉफ का नियम, जो व्हीटस्टोन सेतु आ गया, सुन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका μ2 by v माइनस μ1 by u बराबर μ2 माइनस μ1 by r, उसको सिद्ध करेंगे। तीसरा क्वेश्चन अभी जो है आज होने वाला है 1 by f बराबर μ माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2 को सिद्ध करेंगे। तो सब क्वेश्चन को पहले सिद्ध करने दीजिए, उसका बेलनाकार समधारित्र, ये धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अभी ये सब क्वेश्चन आपको होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र बताएंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। जो पहले क्वेश्चन पूछा है पहले उसको बताने दीजिए, उसके बाद आपका नंबर आएगा। पहले इतना चीज बताने दीजिए, ठीक है। हाँ लेंस मेकर फार्मूला अभी तुरंत सिद्ध करेंगे, अभी तुरंत सिद्ध वही होगा। कन्हैया कुमार आप ही का लेंस मेकर फार्मूला अभी तुरंत सिद्ध होगा वही। आप थोड़ा सा हमको पढ़ाने दीजिए पहले, नहीं तो फिर कमेंट आपका बंद कर देंगे। सबका सीरियल वाइज जैसे जैसे पूछते जाइएगा आप लोग, उस तरह से बताते जाएंगे। चिंता नहीं कीजिए, बहुत समय 10-12 दिन समय है। ये हो गया ना। आज आपका एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, अगर फॉर्मूला आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए कि μ2 by v माइनस μ1 by u बराबर μ2 माइनस μ1 by r, ठीक है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है कि μ2 by v माइनस μ1 by u बराबर μ2 माइनस μ1 by r। इसको सिद्ध करना है अभी तुरंत, इसको अभी तुरंत सिद्ध करना है, ठीक है। सचिन गुड मॉर्निंग। तो μ2 by v माइनस μ1 by u बराबर μ2 माइनस μ1 by r, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक उत्तल पृष्ठ है, एक उत्तल पृष्ठ है
और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, है ना। और यहाँ पर एक बिंदुगत वस्तु, इधर का माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 है, और इधर का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2 है। इधर का अपवर्तनांक μ1 है बायां साइड का, इधर का μ2 है। यहाँ पर एक बिंदुगत वस्तु मान लेते हैं O, यहाँ से प्रकाश का किरण गया, जो प्रकाश किरण गया आपतित हुआ ये उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर, उसको आपतित किरण कहेंगे। तो जहां पर जाएगा वहां पर एक अभिलंब डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, ठीक है। ये जो है एक अभिलंब डाला गया है। तो जब अभिलंब डालेंगे, मान लेते हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है और पहले माध्यम का अपवर्तनांक माने हैं कम है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जब ज्यादा है यानी सघन माध्यम हो गया, यानी ये हो गया आपका सघन माध्यम कहने का मतलब, और ये हो गया आपका विरल माध्यम। आपको पता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना। हाँ ठीक है भैया, बता रहे हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा, है ना, उसको कहेंगे सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसको कहेंगे विरल माध्यम, ठीक है। आप उत्तल में कीजिए या अवतल में कीजिए, दोनों का फार्मूला वही सिद्ध होके आएगा। चाहे अवतल पृष्ठ से कीजिए या उत्तल पृष्ठ से कीजिए, दोनों का फार्मूला वही सिद्ध होके आएगा। तो वस्तु O है, वहां से चलने वाले प्रकाश की किरण यहाँ पर जब आपतित हुआ तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। जब सघन माध्यम में जाएगा तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। एक किरण तो इधर गया तो इधर चला गया, दूसरा अगर नॉर्मल इंसिडेंट करा रहे तो सीधे चल जाएगा। तो दोनों को पीछे जब लाएंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कट रहा है, यहाँ पर ही प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। ये ऐसा लगता है कि ये इसको भी पीछे लाएंगे, इसको भी पीछे लाएंगे, तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। इसको कोण को मान लेते हैं बीटा, इसको कोण को मान लीजिए अल्फा, ठीक है। और ये अभिलंब जो डाले थे यहाँ पर C जो है, जहाँ वक्रता केंद्र हो गया, इसको मान लेते हैं गामा, इसको मान लीजिए गामा, इसको मान लीजिए P। तो यहाँ पर जो है आपका देखिएगा ये पूरा कोण जो है ये I हो गया और ये हो गया R, आपतन कोण और अपवर्तन कोण I और R मान लिए हैं। फिर से देख लीजिए, जो आपको है फिगर समझने में टाइम लगेगा। ये प्रधान अक्ष आप ले लिए हैं, बढ़िया से देख लीजिए, टाइम देखिए बहुत कम है। ये प्रधान अक्ष हो गया, है ना, और ये उत्तल अपवर्तक पृष्ठ हो गया। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ का माध्यम का अपवर्तनांक आपका μ1 है और दाहिना तरफ का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2 है। तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो ये सघन माध्यम हो गया, और इसका अपवर्तनांक कम है तो विरल माध्यम माना हुआ है। यहाँ पर एक बिंदुगत वस्तु O माने हैं, तो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ गया उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर जब गया, तो जब वहां पर गया तब वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, तो प्रकाश का किरण यह अभिलंब की तरफ झुक गया, नहीं, यह अभिलंब की तरफ झुक गया। तो अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण कोण बना रहा है उसको आपतन कोण कहेंगे, जिसको हम लोग I से सूचित किया। अब एक इधर चला गया, पीछे चला गया, इसको पीछे लाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। ये कोण आप अल्फा माने हैं, इसको बीटा माने हैं, और C से जो कोण यहाँ पर है इसको गामा माने हैं। ये है आपका R। तो वस्तु का दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं। वस्तु का दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं, और वक्रता केंद्र को हम लोग
वक्रता केंद्र को हम लोग R से सूचित करते हैं। ये हो गया हुआ फिगर। ये क्या हो गया? फिगर आपका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप घर में भी इसको बाद में भी एक दो बार बढ़िया से इसको देख लिया कीजिएगा, इसको जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आपका फार्मूला सिद्ध करना है। क्या फार्मूला सिद्ध करना है? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ठीक है, तो आपको जिस माध्यम का एंगल उसका म्यू, तो प्रकाश का किरण देखिए, वस्तु बायां साइड है, वस्तु आपका बायां साइड है, तो इसका माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? म्यू वन। आपतन कोण क्या है? आई। तो म्यू वन गुना साइन आई बराबर म्यू टू गुना साइन आर। देखिएगा, म्यू वन गुने साइन आई बराबर म्यू टू गुने साइन आर। ठीक है, और आपको पता है कि जब कोण का मान कम रहे तो साइन हो या टेन हो, जरूरत पड़े तो आप हटा सकते हैं, जरूरत पड़े तो ला सकते हैं। नहीं, म्यू वन गुने आई लिखेंगे बराबर म्यू टू गुने आर लिखेंगे। जब कोण का मान कम रहे, कोण का मान जब कम रहे तो साइन को आप हटा दीजिए, क्योंकि आई तथा आर का मान बहुत कम है, इसलिए साइन आई के जगह पर आई लिखेंगे तथा साइन आर के जगह पर आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोण का मान कम है, एंगल जब बहुत कम है तो म्यू वन गुने आई बराबर म्यू टू गुने आर। म्यू वन गुने आई बराबर म्यू टू गुने आर। आपको पता है कि बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का योगफल होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा? दो अंतः कोणों का योगफल। जो बाहर का कोण है वो दोनों अंदर के कोणों का योगफल। देखिएगा त्रिभुज, तो देखिएगा त्रिभुज, इसको कुछ पॉइंट मान लीजिए, एम मान लीजिए, तो एम ओ सी, त्रिभुज एम ओ सी में देख लीजिएगा आई बराबर गामा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। त्रिभुज एम ओ सी में कोण, बाहर का कोण देखिए आई बराबर है, अंदर में गामा प्लस अल्फा। उसी तरह से त्रिभुज एम आई सी में देखिएगा कोण आर बराबर गामा प्लस बीटा, नहीं। हाँ ठीक है बुआ, बाल गुजर गया है या कहीं भी गया है सेंटर, थोड़ा सा बोर्ड पर देखो बुआ। तो बाहर का कोण, क्योंकि बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का योगफल, तो बाहर का कोण देखिए क्या है? गामा है, सॉरी आई है, आई बराबर अल्फा प्लस गामा है ना। उसी तरह से यहाँ आर है तो बीटा प्लस गामा, और आई और आर का मान दोनों यहाँ म्यू वन आई की जगह रखेंगे गामा प्लस अल्फा, और आर की जगह रखेंगे म्यू टू, आर है तो आर की जगह पर रखेंगे गामा प्लस बीटा, नहीं। म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, तो आई की जगह रखेंगे गामा प्लस अल्फा और आर की जगह रखेंगे गामा प्लस बीटा। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट हटा रहे हैं, म्यू वन गामा म्यू वन अल्फा बराबर म्यू टू गामा म्यू टू बीटा। ठीक है, गामा को एक साइड कर दीजिए, गामा को एक साइड कर दीजिए, तो म्यू वन गामा या म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू बीटा बराबर म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा। गामा वाला को उधर कर दिए, बीटा वाला को इधर ले आए। टाइम देखिए बहुत कम है, इसलिए स्पीड में चलना पड़ेगा।
थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, बाद में भी आप इसको बढ़िया से एक दो बार देख लिया कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा वाला को देखिए उधर कर दिए थे, इधर वो प्लस में था म्यू1 गामा, उधर जाएगा म्यू1 गामा आपका माइनस में हो गया है ना। उसी तरह से म्यू1 अल्फा को यहाँ कॉपी कर दिए, म्यू2 बीटा उधर प्लस में है, तो म्यू2 है ना, बीटा उधर से इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। गामा यहाँ भी है, गामा यहाँ भी है, दोनों का गामा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। दोनों का गामा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। थैंक यू। म्यू1 अल्फा म्यू2 बीटा बराबर गामा, दोनों का कॉमन ले लेंगे, म्यू2 माइनस म्यू1 गामा, है ना। गामा दोनों का कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये त्रिभुज एम, इसको कुछ पॉइंट मान लीजिए, एम एन मान लीजिए, एम एन सी में, तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार कर सकते हैं। यहाँ पर इसको छोटा कर रहे हैं तो त्रिभुज एम यहाँ लिख देते हैं, है ना। त्रिभुज एम एन ओ में या एम ओ एन में, त्रिभुज एम ओ एन में टेन अल्फा की जगह अल्फा लिख लेंगे। अभी जस्ट बताएंगे कि जब कोण का मान कम रहे तो साइन हो या टेन हो, जरूरत पड़े तो ला सकते हैं, जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो एम ओ एन में टेन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, एम एन बटे ओ एन हो जाएगा, एम एन बटे हो जाएगा ओ एन, एम एन बटे ओ एन। उसी तरह से एम आई एन में, त्रिभुज एम आई एन में टेन बीटा बराबर बीटा एम एन बटे आई एन, एम एन बटे आई एन, एम एन बटे क्या हो जाएगा, आई एन नहीं। उसी तरह से त्रिभुज एम सी एन में, त्रिभुज एम सी एन में, त्रिभुज क्या हो जाएगा, एम सी एन में टेन गामा बराबर गामा एम एन बटे क्या हो जाएगा, एम एन बटे सी एन में, टेन गामा बराबर लंब बटे आधार। तो ये आपका इस तरह से आपका ये आ जाएगा, है ना। अब बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, कोई दिक्कत है तो अगर पूछिएगा, कोई दिक्कत रहे तो पूछिए, पूछने में एक बगल से देख लीजिए और जल्दी देखिएगा। जल्दी देखिएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें अल्फा बीटा और गामा का जो मान आया है, ये तीनों मान यहाँ पर रख देंगे, है ना। ये तीनों मान यहाँ पर रख देंगे तो म्यू1 अल्फा है, तो अल्फा की जगह देखिए क्या है यहाँ पे, अल्फा की जगह क्या है यहाँ पे, एम एन बटे ओ एन है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं अल्फा यहाँ पर है, तो लंब बटे आधार किए थे तो एम एन बटे क्या आया था, ओ एन आया था, एम एन बटे ओ एन माइनस म्यू2 बीटा नहीं, माइनस म्यू2 बीटा। तो म्यू2 बीटा, बीटा देखिए यहाँ पे है, तो लंब बटे क्या किए थे, आधार, एम एन बटे आई एन, एम एन बटे क्या हो गया, आई एन। बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 गामा है। गामा की जगह देखिए गामा यहाँ पे है, गामा यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे है लंब बटे आधार एम एन बटे सी एन, एम एन बटे सी एन, है ना। एम एन देखिए सब में आ रहा है,
mn जो है सब में आ रहा है, कॉमन आके क्या हुआ, खत्म हो गया। mn देखिए सब में आ रहा है, कॉमन आके खत्म हो गया, तो μ1 बाय ON माइनस μ2 बाय IN बराबर μ2 माइनस μ1 बाय CN। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया। क्योंकि आप फिगर में आप देख सकते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं कि ON की जगह O क्या था, वस्तु था, वस्तु को बिंदु O पर रखा गया था, उसका प्रतिबिंब बना था I, नहीं, और यहाँ C क्या था, वक्रता केंद्र था, जिसका दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R से सूचित करते हैं। अब वस्तु का दूरी को U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब का दूरी को V से। बायां साइड जो रहेगा माइनस में और दाहिना साइड जो रहेगा प्लस में। क्लियर? तो ON की जगह आप लिखिएगा क्या, U, और IN के जगह V और CN के जगह R। लेकिन अंतर क्या है, इधर जो भी डिस्टेंस रहेगा मेजरमेंट होगा माइनस में, और इधर जो भी होगा तो प्लस में होगा। तो ON के जगह माइनस U लिखेंगे, IN के जगह माइनस V लिखेंगे। ON के जगह आपका ON के जगह माइनस U लिखिएगा और IN के जगह पर माइनस V लिखिएगा, है ना। उसी तरह से CN के जगह लिखिएगा R। अब ये तीनों का मान यहाँ पर रख देना, ये तीनों का मान जो है हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो μ1 बाय ON के जगह पर लिखेंगे माइनस U माइनस μ2 बाय IN के जगह लिखेंगे माइनस V बराबर μ2 माइनस μ1 बाय CN के जगह लिखेंगे R। ठीक है? अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, दो को माइनस यहाँ पर प्लस। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, μ2 बाय V और माइनस में μ1 बाय U बराबर μ2 माइनस μ1 बाय R। फॉर्मूला आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, 100% वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 100% वाला है, 100% क्वेश्चन आने वाला ये सब क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल में बताया गया है मेरे ख्याल से। हाँ, सब होगा, सब होगा, चिंता मत कीजिए, सब क्वेश्चन हो रहा है। खाली बस क्लास कंसंट्रेट करके पढ़िए। जो दिक्कत रहे व्हाट्सएप चैनल पे AK फिजिक्स ट्यूटोरियल नाम से ही व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उस व्हाट्सएप चैनल पे आपका सब क्वेश्चन का आंसर PDF के रूप में भेजा गया है। आप खुद नंबर अपना जुड़ सकते हैं, उस पे व्हाट्सएप चैनल पे आंसर आपका भेजा गया है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट हो रहा है, और शाम में भी आपका 7 से 8, लगभग में 15 दिन पहले से चल रहा है, शाम में 7 से 8। जो सब्सक्राइब किए होंगे उनको तो सब पता चल ही जा रहा होगा। जो जो क्लास अभी जो भी क्लास हो रहा है सिर्फ आप ही का। हाँ, कैसे जुड़े सर? सुबोध कुमार, आप अपने से जुड़ सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, आप लोग शाम में 7 बजे से चल रहा है। आप लोग का जो भी अभी YouTube पे चल रहा है क्लास, अभी आप ही लोग का जो 2025 में एग्जाम देंगे उन्हीं के लिए क्लास चल रहा है। व्हाट्सएप चैनल पे भी आपका जो भी भेजा जा रहा है सब आप ही लोग के लिए भेजा जा रहा है। इस पे जो 11:30 बजे क्लास शुरू हो रहा है वो भी सब आप ही के लिए। ठीक है, ठीक है। मुस्कान कुमारी, ठीक है बाबू। रितेश कुमार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिठू कुमार, ये क्वेश्चन हो गया, और इसको समझाना है, अपने से भी 2 बार देख लीजिएगा घर में। अगर क्वेश्चन आ जाए इसको बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। हो गया? बढ़े? ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1/f बराबर, हाँ चलिए कन्हैया कुमार, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहा है, इसको सिद्ध करना है आपको। 1/f बराबर, आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए कि 1/f बराबर μ - 1 1/r1 - 1/r2।
ये आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए क्वेश्चन, है ना। रोबोक्स भाई कल किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन का होगा क्लास, कहना मुश्किल है। जो क्वेश्चन आप लोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो सब सारा क्वेश्चन हो रहा है, आपके फरमाइश पर चल रहा है। जितना आप पूछ सकते हैं, बशर्ते कि 3-4 क्वेश्चन अभी पहले इसको बताने दीजिए जो कल पूछा, अभी पूछा है, अभी थोड़ा देर पहले पूछा था, है ना। ठीक है, ये फार्मूला आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस निर्माता सूत्र, है ना। तो एक लेंस मान लीजिएगा, ये फार्मूला हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। एक लेंस ले लेते हैं, ये लेंस है, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया ना। यहां पर एक बिंदुवत वस्तु मान लीजिए O है, एक बिंदुवत वस्तु O है, ठीक है। और यहां से एक प्रकाश का किरण पहले जाएगा, पहला पर एक ये लेंस है, लेंस के बाईं तरफ का माध्यम मान लेते हैं वायु है, दाहिना तरफ भी वायु है, ये वायु है, वायु में ये लेंस रखा हुआ है, ये भी वायु है, ये भी वायु है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है, और लेंस जो माने हैं इसका अपवर्तनांक 1 होता है। इसका जो लेंस है इसका अपवर्तनांक मान लीजिए म्यू है, लेंस का अपवर्तनांक म्यू माने हैं। और यहाँ पर एक बिंदुवत वस्तु O है, तो O से चलने वाली प्रकाश का किरण पहला पृष्ठ पर पड़ेगा, तो पहला पृष्ठ पर पड़ेगा तो पहला पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, मान लीजिए यहाँ पर बना I डैश, जो बिंदुवत वस्तु O माने हैं वहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पहला पृष्ठ पर जब आपतित होता है तो वो दूसरा, तो उधर जाके क्या प्रतिबिंब I डैश का निर्माण किया। और ये जो प्रतिबिंब पहला पृष्ठ के द्वारा बना है, ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, और जिसका दूसरा पृष्ठ के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जो बन गया यहाँ पर I, वस्तु का दूरी U हो गया, प्रतिबिंब का दूरी ये जो है V डैश मान लीजिए, और इसको मान लीजिए V। फिर से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई भारी नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है। एक लेंस है, एक उत्तल लेंस लिया है, नहीं, एक उत्तल लेंस लिया गया है, और उत्तल लेंस का बायां साइड और दाहिना साइड दोनों वायु ले लिया है, जिसका अपवर्तनांक वायु और निर्वात का अपवर्तनांक आपको पता है कि कितना होता है, 1 होता है। बायां साइड एक बिंदुवत वस्तु लिए हैं O, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण जब पहला पृष्ठ पर पड़ेगा तो पहला पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना I डैश। ये जो प्रतिबिंब I डैश बना पहला पृष्ठ के द्वारा, ये प्रतिबिंब दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, और दूसरा पृष्ठ के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब देखिए I बन गया। तो वस्तु का दूरी यहाँ U लिए हैं, पहला पृष्ठ के लिए देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना है V डैश दूरी पर, इसका दूरी देखिए V डैश लिए हैं। ये दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु का काम किया है, यानी दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु यहाँ पर है, दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु देखिए यहाँ है, पहला पृष्ठ के लिए वस्तु वहां था, और दूसरा पृष्ठ के लिए देखिए वस्तु यहाँ है, यानी U के जगह दूसरा पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा V डैश, और दूसरा पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब देखिए यहाँ बना V बना। अभी तुरंत देखेंगे फार्मूला कि μ2/v, फार्मूला जो सिद्ध करके लाए थे कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये फार्मूला जो लाए थे इसी पर सेट करना है। 2 पृष्ठ है ना, प्रथम पृष्ठ के लिए पहले देखते हैं। 2 पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। तो पहला पृष्ठ में देखिए μ2/v, पहला पृष्ठ के लिए देखिए यहां से जाएगा इसमें, है ना, पहला पृष्ठ के लिए यहां से जाएगा इसमें, यानी कि μ1 के जगह इधर और μ2 के जगह इधर, यानी μ2 के जगह μ और μ1 के जगह 1, μ2 के जगह μ और μ1 के जगह 1, नहीं बाय v, एकदम इसी पर बैठा है v। तो पहला पृष्ठ के लिए द्वारा देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है,
पहला पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है तो भी की जगह कितना हो जाएगा भी डैश माइनस म्यू1 की जगह 1 बाई यू की जगह तो यू है ये है म्यू2 की जगह म्यू माइनस म्यू1 की जगह 1 बटे आर की जगह r1। दोनों पृष्ठ जो लेंस का माने हैं तो पहला पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या मान लीजिए r1 है और दूसरा पृष्ठ का r2 है। ठीक है सुबोध कुमार, थोड़ा बोर्ड पर देखो बाबू, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। गुड मॉर्निंग सबको। पहला पृष्ठ के द्वारा हम खुद देखिए स्पीड में चल रहा है। पहला पृष्ठ के द्वारा ये वस्तु जो यहाँ पर है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है ना। अब आइए दूसरे पृष्ठ के लिए। अब आइए दूसरे पृष्ठ के लिए है ना। तो दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए, दूसरा पृष्ठ के लिए जो पहला पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा नहीं। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का यानी u के जगह v डैश और v की जगह v हो जाएगा। यहां से जाएगा यहाँ, दूसरा पृष्ठ में यहां से जाएगा यहाँ, यानी म्यू1 की जगह हो जाएगा म्यू और म्यू2 की जगह हो जाएगा 1। म्यू2 की जगह 2 की जगह 1 और म्यू1 की जगह म्यू2 की जगह 1 हो जाएगा, v की जगह v और म्यू1 की जगह हो जाएगा म्यू1 की जगह हो जाएगा म्यू और u की जगह हो जाएगा देखिए v डैश, म्यू2 की जगह हो जाएगा देखिए म्यू2 की जगह 1 और म्यू1 की जगह हो जाएगा म्यू और r की जगह हो जाएगा r2। ये आपका हो गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है ना। दोनों को प्लस कर दीजिएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा तो म्यू बटे v डैश माइनस 1 बटे u प्लस 1 बाई v माइनस म्यू बटे v डैश बराबर म्यू माइनस 1 बटे r1 प्लस 1 माइनस म्यू बटे r2। बाएं साइड वाला दोनों को लिख दिए हैं, फिर इधर दूसरा वाला के भी बाएं साइड लिख दिए, फिर दोनों को दाहिना साइड को लिख दिए। जो कटेगा उसको काट देंगे, म्यू बटे आपका ये कट जाएगा म्यू बटे v डैश कट जाएगा। आपका ये बचेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर म्यू माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 बटे r1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन लिए हैं म्यू माइनस 1, नहीं म्यू माइनस 1 कॉमन लिए हैं, लेकिन वहां पर देखिए क्या है 1 माइनस म्यू, तो क्या है ले लेंगे यहाँ पर माइनस में ले लेंगे तो माइनस 1 बटे r2। और लेंस सूत्र आपको पता है कि 1 बाई f बराबर क्या होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u। लेंस सूत्र होता है 1 बाई f बराबर 1 बाई v माइनस 1 बाई u, यानी 1 बाई v माइनस 1 बाई u की जगह क्या लिखेंगे 1 बाई f लिखेंगे नहीं। इसलिए 1 बाई f बराबर आपका फार्मूला सिद्ध होके आ गया म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और समझाना है इसको कि घर में 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है। इसको एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए हो गया, चलिए बहुत अच्छा, ये फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेलनाकार संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, अगर क्वेश्चन आ जाए बेलनाकार संधारित्र, आपको बताया गया कि संधारित्र में 2 प्लेट होता है नहीं, संधारित्र में आपका 2 प्लेट होगा। किसी भी तरह का संधारित्र रहेगा उसमें प्लेट का संख्या क्या रहेगा 2 रहेगा। किसी भी तरह का संधारित्र रहेगा प्लेट का संख्या उसमें 2 रहेगा। बेलनाकार संधारित्र है, मान लेते हैं ये हो गया
अच्छा पहले आपका क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, क्वेश्चन बता रहा है तो ठीक है, ठीक है, चले ठीक है, ठीक 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 बता रहा है। पहले आपका क्या क्वेश्चन था, जल्दी बोलिएगा। मानव नेत्र, ठीक, मानव नेत्र, मानव नेत्र ह्यूमन आई, मानव नेत्र ह्यूमन आई। मानव नेत्र क्या होता है, लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है और इसका पीछे से 3 परत ये बटा हुआ रहता है। मानव नेत्र जो है लगभग गोलीय होता है और पीछे से आपका नेत्र के पीछे से 3 गो परत होता है इस तरह से। सबसे बाहरी वाला परत जो होता है वो कड़ा आवरण प्रदान करता है, जिसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं, हिंदी में इसको दृढ़ पटल कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्क्लेरा कहते हैं, जो कि मानव नेत्र को कड़ा आवरण प्रदान करता है। ठीक है बाबू, गुड आफ्टरनून रोशन कुमार। और दृढ़ पटल, स्क्लेरा के बाद ये हो गया कोरवाइड हो गया, बीच वाला जो है कोरवाइड है, जो कि आंतरिक परावर्तन को, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को होने से रोकता है, बीच वाला परत। और बाहरी परत जो है कड़ा आवरण प्रदान करता है मानव नेत्र को। और जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई जो है, आंख का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना बहुत ही सेंसिटिव लेयर है, जहां पर किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक रेटिना एक पर्दे का काम करता है। पूछेगा पर्दा का काम कौन करता है, तो रेटिना। मानव नेत्र का, हाँ ठीक है विष्णु राज, बोर्ड पे देखो बाबू, रेटिना जो है एक पर्दा का काम करता है, जहां पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेटिना पर 2 बिंदु होता है, एक होता है पीत बिंदु और एक होता है अन्य बिंदु। रेटिना पर एक पीत बिंदु होता है और एक अन्य बिंदु होता है। ये पीत बिंदु हो गया और एक अन्य बिंदु हो गया। येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट नहीं। पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है साफ साफ बनता है, क्लियर इमेज फॉर्मेशन होता है पीत बिंदु पर। और अन्य बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। अगर अन्य बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो रेटिना पर ये दोनों बिंदु होता है, पीत बिंदु और अन्य बिंदु। रेटिना पर 2 तरह की कोशिकाएं होती है, क्षार कोशिका और शंकु कोशिका। क्षार कोशिका जो रॉड सेल होता है वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर धुंधला प्रकाश रहे, प्रकाश अगर कम रहे, अगर प्रकाश कम रहे तो आपका रॉड सेल यानी कि आपका क्षार कोशिका काम करेगा। और अधिक मात्रा में प्रकाश रहे, ठीक है, अधिक मात्रा में अगर प्रकाश रहे, पूरा सफिशिएंट लाइट रहे, या किसी भी कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए लाल कलर है, ब्लू कलर है, नीला कलर है, नहीं, तो उसके लिए आपका कौन सेल यानी कि शंकु कोशिका उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों तरह की कोशिकाएं, चाहे वो क्षार कोशिका हो या शंकु कोशिका हो, सब कहां पे रहेगा, रेटिना पर रहेगा। रेटिना पर दोनों तरह की कोशिका होती है। क्षार कोशिका और शंकु कोशिका दोनों कहां पे होता है, रेटिना पर होता है। अब यह बीच वाला कोरवाइड जब आगे बढ़ता है तो यहाँ धागा टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, धागा टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, नहीं, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी। इसको कहते हैं हम लोग सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। और यही सिलियरी मांसपेशी के बीच में एक द्विउत्तल लेंस
सिलियरी मांसपेशी के बीच में एक द्विउत्तल लेंस रहता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है? रेटिना पर होता है, नहीं? तो मेरा ये कहना है, और सिलियरी मांसपेशी से ये ढका हुआ रहता है, नहीं, ये मतलब कवर अटैच्ड रहता है, जो कि लेंस को, सिलियरी मांसपेशी क्या है? लेंस को एक निश्चित स्थान पर रखना और इसके कर्वेचर को बदलना, लेंस के फोकस दूरी को बदलने का काम करता है ये सिलियरी मांसपेशी, और जिसके कारण आवश्यकता अनुसार इसका फोकस दूरी बदलेगा तो हम लोग दूर का भी चीज और नजदीक का भी चीज देख लेते हैं। अगर दूर का चीज देखना रहता है तो इसको ऐसे खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो इसका फोकस दूरी बढ़ गया तो दूर का चीज आपको दिखाई दे देगा, और जब नजदीक का चीज देखना रहता है तो इसको क्या करेगा? इस तरह से कर देगा, तो फोकस दूरी बढ़ गया, घट गया, और जब फोकस दूरी घट गया तो नजदीक का चीज आपको देख लेते हैं। यानी कि सिलियरी मांसपेशी क्या करता है? लेंस के फोकस दूरी को बदल के, लेंस के फोकस दूरी को बदल के दूर का भी चीज और निकट का भी चीज, दोनों जगह का चीज हमको देखने में क्या करता है? ये मदद करता है। ऐसी क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर। इसी क्षमता को कहते हैं एकोमोडेशन पावर, ठीक है? समंजन क्षमता पूछेगा, समंजन क्षमता क्या है? तो मानव नेत्र का वह क्षमता जिसके सहायता से, जिसके द्वारा, जिस क्षमता के द्वारा वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का चीज और निकट का चीज, दोनों जगह का चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि इसका फोकस दूरी को बदलने का काम सिलियरी मांसपेशी करता है। इसके आगे आ जाइए तो ये हो गया आपका, इसके आगे आ जाइए तो ये हो गया आपका आइरिस, नहीं, ये हो गया आइरिस। अब बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसको पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, पुतली या इसको नेत्र तारा कहते हैं, इसको पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जहां से ये आइरिस और पुतली दोनों मिलकर शटर का काम करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस को ये कंट्रोल करता है। प्रकाश की मात्रा को, लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? आइरिस और पुतली काम करता है, शटर का काम करता है। ज्यादा अगर लाइट लेंस पर चला गया तो ये पुतली को बंद कर देता है, आइरिस दोनों साइड से कवर हो जाता है, और अगर कम लाइट आया तो क्या होता है? फैल जाता है, लाइट को आराम से उसको जाने देता है। तो प्रकाश का मात्रा जो यहाँ लेंस पर पड़ रहा है, लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। लेंस का मात्रा, लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी शटर का कौन काम करेगा? तो आइरिस और पुतली दोनों मिलकर। और इसके ऊपर जो बाबू होता है कॉर्निया होता है, नहीं, इसके ऊपर जो होता है कॉर्निया होता है, इसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है? दो तरह का द्रव होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव होता है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। और इसके बीच में जो लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है, इसको कचार द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचार द्रव। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव रहता है उसको जलीय द्रव कहते हैं। इस द्रव में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल सारा चीज रहता है। और लेंस और आपका रेटिना के बीच में जो द्रव होता है उसको कहते हैं कचाव द्रव। ये हल्का गाढ़ा होता है, ये हल्का पतला होता है। तो इस तरह से आपका मानव नेत्र का बनावट का चर्चा आप लोग कर चुके हैं कि मानव नेत्र का बनावट के बारे में अगर लिखने के लिए आएगा तो इतना बहुत सारा पॉइंट हो गया आपका, हाँ? तो आपका दृष्टि पटल है ना, रेटिना, सारा चीज आप देख चुके हैं बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत? पूछेगा कि निकट बिंदु किसको कहते हैं, हाँ? अगर पूछ दिया जाए कि निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या है, निकट बिंदु क्या है?
तो निकट बिंदु क्या है ना कि मानव नेत्र का नेत्र से वह निकटतम दूरी का बिंदु जिसके बाद की वस्तु को आप आसानी से नग्न आंखों द्वारा देख सकते हैं बिना चश्मा का, और बिना चश्मा का उसके पहले वाला वस्तु को आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, देखने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं निकट बिंदु। मानव नेत्र से वह निकटतम दूरी का बिंदु जिसके बाद की वस्तु को बिना चश्मा का आप आसानी से बिना आंख पर जोर लगाए देख सकते हैं, और उसके पहले आप किसी वस्तु को देखने के लिए आंख पर क्या होता है, जोर लगाना पड़ता है नहीं, तो उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे निकट बिंदु। और नेत्र से निकट बिंदु के बीच के दूरी को हम लोग कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नहीं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है कि मानव नेत्र से निकट बिंदु का वह दूरी, जो निकट बिंदु है मानव नेत्र का, जो है नेत्र से निकट बिंदु का वह दूरी जिसके पहले अगर वस्तु है तो उस पर देखने के लिए, उसको देखने के लिए क्या आंख पर जोर लगाना पड़ता है, और उसके बाद जो स्थित वस्तु है उसको आप स्पष्ट रूप से नग्न आंखों द्वारा देख सकते हैं नहीं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। एक होता है दूर बिंदु, फार पॉइंट। तो मानव नेत्र से वह दूर वाला बिंदु, नहीं दूर वाला बिंदु, मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी का बिंदु जिसके बाद वस्तु रहेगा बढ़िया से नहीं दिखाई देगा, और उसके पहले अगर रहेगा आप बिना चश्मा का, बिना माइक्रोस्कोप का, बिना टेलीस्कोप का आराम से बिना दूरबीन का देख सकता है, और उसके बाद जो रहेगा उसको देखने के लिए क्या दूरबीन लगाना पड़ेगा नहीं। तो वो दूर जहां तक आपको बढ़िया से दिख रहा है एकदम साफ साफ बिना दूरबीन का, तो वो वाला बिंदु जहां तक आपको दिख रहा है वो बिंदु को कहेंगे दूर बिंदु, जिसका मान होता है अनंत। माने आप जो देख रहे हैं निकट बिंदु से लेके दूर बिंदु तक, निकट बिंदु के पहले भी आपको देखने में दिक्कत था, 25 सेंटीमीटर से पहले भी वस्तु अगर रख देते थे देखने में दिक्कत था, और दूर बिंदु जो वहां पर है उसके बाद भी देखने में दिक्कत है, तो आपको बढ़िया से दिखाई कहां से कहां तक दे रहा है, निकट बिंदु से दूर बिंदु तक नहीं। तो इसी को कहते हैं दृष्टि विस्तार। पूछेगा दृष्टि विस्तार किसको कहेंगे, रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन क्या है, तो दृष्टि विस्तार क्या है कि मानव नेत्र जहां से जहां तक उसको देख सकते, किसी वस्तु को मानव नेत्र बिना चश्मे का, बिना दूरबीन का, यानी नग्न आंखों द्वारा बिना आंख पर जोर लगाए जहां से जहां तक देख सकता है उसी दूरी को कहेंगे दृष्टि विस्तार। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर से कहां तक, अनंत तक होता है नहीं। ये हो गया आपका दृष्टि विस्तार। अब नेत्र दोष अगर पूछेगा कि नेत्र दोष क्या है, नेत्र दोष क्या है, तो नेत्र में उत्पन्न वह बीमारी, वह दोष, नेत्र में उत्पन्न वह बीमारी, वह दोष जिसके कारण आपको देखने में क्या होता है, दिक्कत होता है और चश्मा लगाना पड़ता है नहीं, जिसके कारण आपको देखने में दिक्कत होता है और चश्मा लगाना पड़ता है, तो उसी दोष को कहेंगे नेत्र दोष, है कि नहीं। पूछेगा नेत्र दोष क्या है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न हुआ बीमारी जिसके कारण आपको निकट का वस्तु या दूर का वस्तु या कहीं का वस्तु आपको देखने में क्या होता है, दिक्कत होता है, स्पष्ट रूप से विदाउट चश्मा, विदाउट दूरबीन यू कांट सी। तो इसी दोष को कहेंगे दृष्टि दोष, है ना, या नेत्र दोष इसी को कहते हैं। तो नेत्र दोष पूछेगा कितना प्रकार के, तक बहुत प्रकार का है, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के आप लोग को पढ़ना है।
4 प्रकार के दोष आपको पढ़ना है। पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष, तीसरा आपका है जरा दृष्टि दोष, चौथा है आपका ओ बिंदुकता, पांचवा आपका है स्ट्रासगिस्मस, कैटरैक्ट, स्ट्रासगिस्मस, बहुत तरह के हैं, जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। तो मेनली रूप से आपका 4 प्रकार का आपको पढ़ना है। मानव नेत्र में उत्पन्न जो दोष है वो 4 प्रकार का है। पहला आपका निकट दृष्टि दोष, इसी को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कहते हैं या नियर साइटेडनेस इसको कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं। उसी तरह से दूसरा जो आपका है यहाँ पर दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कभी कभी इंग्लिश टर्म भी आ जाता है, नहीं कभी कभी आप लोग को इंग्लिश टर्म भी आ जाता है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। तो आज आप लोग का क्लास इतना ही हो पाएगा, बाकी कल जो है इसी को देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। 1 घंटा समय हो चुका है। 7 बजे भी